हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हरित क्रांति। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इससे पहले एक और वीडियो हरित क्रांति में ला चुकी हूँ जो आपकी 5 या 6 मिनट की है। अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपके जो आगे के इसके पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके आगे का हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं, तो हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करी थी। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपके विश्व में अगर कहें तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, और अगर भारत में बात करें तो कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। हरित क्रांति के जनक आपके कैसे कौन थे हैं? तो ये कैसे हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग कैसे हैं? तो अमेरिकी हैं। ठीक है, अगली बात करें तो ये है तो अमेरिकी, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यानी इन्होंने कहा जहां कार्य किया वो कौन सा हो जाएगा? तो मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें नॉर्मन ई बोरलॉग की तो इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। इन्हें नोबेल पुरस्कार किस चीज में मिला है? तो शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला है। लेकिन शांति के क्षेत्र में इन्हें किस तरह से मिला है? इन्होंने जो कृषि के क्षेत्र में काम किया है तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। लेकिन वो कृषि के क्षेत्र में काम करने की वजह से दिया गया है, लेकिन दिया किस लिए गया है? तो शांति का। तो सबसे, क्योंकि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार कम ही क्षेत्रों में मिलता है, कृषि क्षेत्र में नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाए कि आपके पास नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो आप जानते हैं कि ये कृषि से जुड़े हुए हैं, तो आप हो सकता है आप आंसर कृषि को लगाएं, लेकिन इन्हें मिला किस चीज का है? तो शांति का क्षेत्र, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। काम किस क्षेत्र में इन्होंने किया था? तो कृषि के क्षेत्र में किया था, जिस वजह से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो इसमें बीज कौन से प्रयोग हुए थे? तो आपके H5B बीज प्रयोग हुए थे, जो आपके हरित क्रांति में कौन से यूज हुए थे? H5B प्रयोग हुए थे आपके। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाई यील्ड वैरायटी के बीज आपके यूज हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके तो प्रथम चरण। तो कितने चरणों में आपकी अगर है तो 3 चरणों में आपकी हरित क्रांति चली है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण आपका क्या हो जाएगा? 1966 से 67 तक, तो जिसमें क्या हुआ है? हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। अगर हम आरंभिक राज्य की बात करें, जहां जिस राज्य में आपका सबसे ज्यादा आपका ध्यान दिया गया पहले नंबर पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा? पंजाब। तो पंजाब राज्य में आपका सर्वाधिक आपका ध्यान गया, तो आरंभिक राज्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जन्म स्थल की। तो अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा? यानी जन्म कहाँ हुआ है? तो आप जानते ही हैं, पंतनगर उत्तराखंड में, क्योंकि सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ पे बना है आपका भारत का? तो पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं तो आपका जो पहला चरण था, यानी हरित क्रांति का जो पहला चरण था, इसमें क्या था? इसमें गेहूं की फसल पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन आपकी कुछ फसलें थी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको उनकी एक तरीके से कहा जाए उन्हें नजरअंदाज किया गया। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपके चावल हो गए, आपका कौन सा हो गया? मोटे अनाज हो गए, तो उस पर ध्यान कम दिया गया, जिसमें गेहूं पर तो अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन चावल हो गए आपके, और क्या हो गया? मोटे अनाज जो भी हो गए, जैसे दलहन वगैरह होती है, तो वो चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रथम चरण में सिर्फ गेहूं पर ही खास करके ध्यान दिया गया। ठीक है, चावलों की भी हुई उन्नति, लेकिन उतनी नहीं, ना के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले बात करें तो 1981 से 95 हो जाएगा। इसमें जब आपका प्रथम चरण चलाया गया था तब उसमें क्या करा था? गेहूं पर ध्यान दिया गया था, लेकिन और फसलों का क्या हो रहा था? अनदेखा किया जा रहा था। इसलिए हरित क्रांति की दूसरा चरण लाया गया, जिसके तहत आपके क्या था? तो चावल हो गए, आपकी और जो फसलें हैं उन पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो इसका विस्तार जब चावल का हुआ तो इसमें विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ? आपका बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, जबकि गेहूं के लिए आपका पंजाब था, आपका कौन सा था? पंजाब था आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था आपका, हरियाणा था, तो वो आपके गेहूं में था। जबकि दूसरे चरण के तहत आपका बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इस पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में क्या हुआ? 1995 में तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति फैल चुकी थी, उसका विकास हो चुका था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो प्रयुक्त प्रथम फसल कौन सी थी? जो हम लोग हरित क्रांति में प्रथम फसल कौन सी ली गई थी? तो आपकी कौन सी थी? मैक्सिन गेहूं। कौन सी थी? तो मैक्सिन गेहूं। अगर हम नई किस्मों की बात करें तो कौन कौन से नई किस्में थी गेहूं की? तो आपकी लार्मो राजो थी, आपकी सोनारा थी, 64 थी, सोनारा 64 थी, RB 18 थी, और आपकी कौन सी थी? कल्पना। तो ये आपकी कौन सी नई किस्मों को भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गेहूं की।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी खोला गया था, जो आपकी रॉक फेलर फाउंडेशन था। आप जानते हैं रॉक फेलर फाउंडेशन के विशेषक थे कौन थे? आपके नॉर्मन ई बोरलॉग, मैक्सिको के, है ना। तो इसी रॉक फेलर फाउंडेशन के तहत क्या खोला गया? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान खोला गया। तो बात आती है कहाँ खोला गया, तो आपका कहाँ हो जाएगा? आपका मनीला में, ठीक है। अब बात करते हैं उपज। तो उपज कहाँ थी? तो जब हमारी हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के तहत आपके गेहूं पर अधिक ध्यान दिया गया। आप जानते हैं, तो गेहूं के अधिक ध्यान दिया गया, जिसमें गेहूं में अधिक उत्पादन हुआ। तो कितना उत्पादन हुआ? तो आपका ये भी पूछा जा सकता है। तो गेहूं का प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 किलोग्राम के हिसाब से इसका उत्पादन हुआ। तो उपज कितनी बढ़ गई आपकी? गेहूं की उपज हो गई, गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम के हिसाब से बढ़ा, जिसका रिकॉर्ड कितना हो गया था? 3 गुना हो गया था, यानी पहले से 3 गुना इसका विकास हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जैसे सिंचाई के ड्रिप टेक्निक। अब कभी कभी आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिंचाई की ड्रिप टेक्निक कहाँ से ली गई थी? तो इजराइल से ली गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा एक बात बता देती हूँ कि ये आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पंचवर्षीय योजना। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आप सन देख के बता सकते हैं, है ना। तो आपकी योजना हो जाएगी तीसरी। जबकि अगर दुग्ध क्रांति जो आपकी आई थी, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर थी? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो चौथी हो जाएगी, दुग्ध वाली। ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर पंचवर्षीय योजना तीसरी में किसका हुआ? तो हरित क्रांति। चौथी में आपका कौन सा हुआ? तो दुग्ध क्रांति, ठीक है। तो इन पंचवर्षीय योजना का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, तो सिंचाई की ड्रिप टेक्निक आपकी हो गई थी, वो कहाँ से ली गई है? इजराइल से ली गई है। चलिए अब बात करते हैं, हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाएं, क्योंकि अब क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी थी, जिस टाइम हरित क्रांति आई थी। उस समय कृषि मंत्री कौन थे? तो आपके चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। अगर बात करें कृषि सचिव कौन थे? तो बी शिवरमन थे। अगर बात करें कृषि वैज्ञानिक उस टाइम कौन थे? तो उस समय कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। अब बात करें अगर एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लें, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ लें, एम एस स्वामीनाथन कहाँ के थे या कहाँ का उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। बात करते हैं 1971 में, तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, जिस वजह से इनके कई अवार्ड प्राप्त हुए। उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं को ही नोट डाउन किया यहाँ पे। तो 1971 में आपका कौन हो जाएगा? मैग्सेसे पुरस्कार था। 1987 में कौन सा हो जाएगा? पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो एम एस स्वामीनाथन को प्राप्त हुआ है। अगर 1967 की बात करें तो पद्मश्री से इन्हें मिला। उसके बाद 1972 की बात करें तो पद्म भूषण इन्हें दिया गया। उसके बाद की अगर बात करें तो 1989 में पद्म विभूषण भी दिया गया। तो दोस्तों 1986 में भी इन्हें 1986 में इन्हें आइंस्टीन साइंस अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ। आइंस्टीन साइंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया, ठीक है। तो आप ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ से थे? तो तमिलनाडु से थे। भारत में कौन हरित क्रांति का जनक हो जाएगा? तो आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के हैं? तो वो अमेरिका के हैं, लेकिन उनका कार्यस्थल कहाँ का है? तो मैक्सिको में है। अगर भारत में जन्म स्थल हरित क्रांति का माने तो कौन सा हो जाएगा जाने? तो पंतनगर उत्तराखंड हो जाएगा। इसमें कौन कौन से राज्यों पर ध्यान दिया गया था? तो आपका पंजाब हो गया था, हरियाणा हो गया था, पश्चिमी यूपी हो गया था। तो आपका ये सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति हुई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? तो तीसरी हो जाएगी। अगर दुग्ध क्रांति की बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दुग्ध क्रांति हुई? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, हरित क्रांति के साथ साथ आपकी जो कुछ फसलों पर आपका उत्पादन तो हुआ, लेकिन कुछ फसलों का आपका क्या हुआ? उसमें असमानताएं भी आई। और क्या हुआ? तो आय में असमानताएं आई और फसलों में असमानताएं आई, क्योंकि कुछ चीजों पे तो ध्यान दिया गया हरित क्रांति में, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिन पर उनका ध्यान नहीं दिया गया। तो चलिए उसके आगे का हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपका जिस तरह से हरित क्रांति में आप कहीं ना कहीं फसलों पे ध्यान तो दिया गया, लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, देखा हुआ उनके संग।
तो वो क्या था, कुछ समस्याएं भी उभर कर आई। जब आप जानते हैं कोई नया काम होता है या कुछ अच्छा भी काम हुए, तब भी कुछ ना कुछ उसके साथ कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो उन पे बात करते हैं। तो हरित क्रांति से भी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो जिस तरह से फसलों में क्या हो गया था, असमानताएं आ गई थी, कुछ फसलों पे ध्यान दिया गया, कुछ फसलें क्या हो गई, अनदेखी हो गई। तो जिस तरह से क्या हुआ, फसलों में असमानताएं आई। अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। पर्यावरण प्रदूषण कैसे हुआ, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आई थी, नए नए तरीके आए थे, नए नए बीज, नई नई खादान खादें थी। तो उन चीजों से क्या हुआ, तो पर्यावरण प्रदूषण भी फैला। ठीक है, तो अब बात करते हैं आय में असमानताएं। तो कुछ आय में भी असमानताएं आई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूमि की उर्वरता में कमी, क्योंकि फसलों का लगातार उगाए जाने से भी क्या हो जाता है, तो उर्वरता में भी कमी आ जाती है भूमि की। क्योंकि अगर लगातार एक ही जगह पे एक ही तरह की फसल उगाते रहे तो इससे क्या होता है कि भूमि जो उर्वरता होती है उसकी उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए मृदा अपरदन भी हुआ। मृदा अपरदन हुआ हरित क्रांति से। और अगर देखें तो भूमि में खारे पानी की समस्या भी बढ़ गई। तो आप ध्यान रखेंगे, तो हरित क्रांति के जहाँ कुछ फायदे भी थे, तो वहाँ कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी पैदा हुई थी, जो इनमें भी आप पूछ हो सकता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाए, तो कुछ समस्याएं भी बनी थी। चलिए ठीक है, फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।